नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्राह्मण की बेटी का तृतीय अध्याय। उस दिन रासमणी जिस गोलक चटर्जी का नाम लेकर संध्या को डरा धमका रही थी, उनका नाम सुनकर बाघ और गाय एक घाट का पानी पीते हैं, वही हिंदू कुल का रक्षक महान व्यक्ति अभी अभी अपनी बैठक में आकर बैठे हैं। उनकी पहनी हुई धोती और चोटी पर बंधा हुआ ताजा जवा फूल देखकर लग रहा था कि वो अभी भी पूजा करके आए हैं। बाहर के लोग तब तक हाजिर नहीं हुए थे। नौकर हुक्के में तंबाकू डालकर दे गया। सुडोल पेट को तकिए का सहारा देकर हुक्का पीने की तैयारी कर ही रहे थे कि अंदर के द्वार पर आवाज सुनकर बोले, कौन है? भीतर से आवाज आई, मैं हूँ। बिना कुछ खाए पिए बाहर चले आए। नाराज हो क्या? गोलक बोले, नाराज नहीं तो अब गुस्सा या अभिमान किस पर करूं? वह सब तो तुम्हारी दीदी के साथ ही चला गया। कहकर लंबी श्वास के साथ बोले, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आज गोकुल ठाकुर की पुण्यतिथि है। शाम के पश्चात पूजा करके ही दूध और गंगा जल लूंगा। इस तरह जितना समय कटे ठीक है। कहकर फिर लंबी सांस छोड़ते हुए हुक्के की नली को मुंह से लगा लिया। जो लड़की दरवाजे के पीछे से बात कर रही थी, उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा। कमरे में कोई और नहीं था। वह धीरे से कमरे में आ गई। विधवा थी, देखने में बुरी नहीं, उम्र भी 24-25 साल। सफेद धोती पहने हुए, हाथों में कोई अलंकार नहीं था, मगर गर्दन पर इष्ट देवता का कवच बंधा हुआ था। मोटा सा हार पहने हुए थी। मुस्कुराते हुए बोली, आप ऐसा मजाक करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? फिर मुझे क्या वापस नहीं जाना? कहकर अगले ही पल चेहरे पर उदासी का भाव लाते हुए बोली, जिनकी सेवा करने आई थी वो तो चली गई। अब क्या लौटकर बूढ़े सास ससुर की देखभाल नहीं करनी चाहिए? आप ही बताइए। गोलक तंबाकू पीते हुए गंभीर भाव से बोले, हाँ बात तो ठीक है, मेरा परिवार नहीं चल पा रहा है। इस कारण तो परिवार की किसी और औरत को मैं बांध नहीं सकता, और अगर ऐसा होता भी तो घर की लक्ष्मी ही तो इस तरह इस उम्र में मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मधुसूदन, ठीक है, अच्छा दिन देखकर चली जाओ। बहन की सेवा करने आई थी, सेवा की भी। गांव भर में उदाहरण पेश किया है तुमने। ज्ञानदा चुप रही। गोलक ने धोती के किनारे से आंखें पोंछी। कुछ देर चुपचाप हुक्का पीते रहे। फिर गहरी आवाज में बोले, सती लक्ष्मी के दिन खत्म हो गए, वो चली गई। इस बात का दुख भी नहीं है, मगर परिवार अकेला हो गया। लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अपने पति बच्चों के साथ ससुराल में हैं, उनकी चिंता भी नहीं करता, मगर मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। ज्ञानदा भीगी आवाज में बोली, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? ऐसा नहीं कहना चाहिए। गोलक चेहरा उठाकर म्लान हंसी हंसते हुए बोले, कहना तो नहीं चाहिए, मगर सब कुछ नजर तो आ रहा है ना। हे मधुसूदन, एक तुम ही साथ हो। घर परिवार में मन नहीं लगता, व्यवसाय में भी मन नहीं लगता। जब तक जीवित हूँ व्रत उपवास करके और उनका नाम लेकर काट दूंगा, इसकी मुझे चिंता नहीं। एक मुट्ठी भात मिल जाए तो अच्छा, ना भी मिले तो कोई नुकसान नहीं। बस बेटे के विषय में सोचकर ही हे मधुसूदन, बस तुम्हारा ही भरोसा है। ज्ञानदा की आंखें छलक आई। गोलक की पत्नी उसकी ममेरी बहन थी, मगर सगी बहन जैसा स्नेह करती थी। इसलिए संकट के समय जब उन्होंने ज्ञानदा को याद किया तो ज्ञानदा आए बिना रह न सकी। वही दीदी को परलोक गए, आज महीने भर से ऊपर हो गया, और जाते समय इन्हीं के हाथों अपने 10 साल के बेटे को सौंप गई थी। वह करुणा भरे स्वर में बोली, मगर मैं तो हमेशा यहाँ नहीं रह सकती चटर्जी बाबू, लोग क्या कहेंगे? गोलक आंखें बड़ी बड़ी करके बोले, लोग तुम्हें कहेंगे इस गांव में रहकर? इससे ज्यादा उनके मुंह से कुछ नहीं लगा, और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। ज्ञानदा भी यह बात जानती थी, इसलिए वह चुप रही। गोलक कहने लगे, मेरी बात को कोई काट दे, वह इस गांव में नहीं रह सकता, उसे कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। यह सब मैं नहीं सोचता, बस बेटे की चिंता है। मैं जानता हूं कि वह तुम्हें बहुत चाहती थी, इसलिए मरते समय अपना बच्चा तुम्हें सौंप गई। बोलो, सौंपा कि नहीं सौंपा? बड़ी कठिनाई से ज्ञानदा आंसू रोककर बोली, सब समझती हूँ चटर्जी बाबू, मगर मेरे बूढ़े सास ससुर अभी जीवित है, मेरे सिवा उनका कौन है? गोलक ने व्यंग में भरकर उत्तर दिया, तुम्हारे सिवा कौन है? तुम जैसी हो। हाँ, मुखर्जी अगर जीवित होता तो भी कोई बात थी, मगर उसे तो मैंने देखा तक नहीं। 13 साल की उम्र में विधवा हो गई। ज्ञानदा बोली, हाँ हो गई विधवा चटर्जी बाबू। सास ससुर जब तक जीवित हैं तब तक उनकी सेवा मुझे ही करनी है। गोलक कुछ पल मौन रहकर एक गहरी सांस छोड़कर बोले, तो जाओ हमें यूं ही छोड़कर, मगर एक बात जरूर सोचना छोटी बहू। सुनते ही ज्ञानदा गुस्से में भरकर बोली, फिर छोटी बहू, मैंने कहा ना आपसे लोग मजाक बनाते हैं, क्यों नाम लेकर पुकारने में क्या जाता है? गोलक खुश होते हुए बोले, करने दो मजाक छोटी बहू, हमारा रिश्ता ही मजाक का है। अचानक ज्ञानदा को हंसी आ गई, मगर अगले ही पल गंभीर होते हुए बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। आपने हमेशा नाम लेकर पुकारा है, अभी भी वही कीजिए।
गोलक बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। कहकर देखते ही देखते उनका चेहरा विषाद से भर गया। धीरे धीरे अपनी आह को दबाकर मनी मन कहने लगे, हृदय में दिन रात कुछ जल रहा है। हाय रे मेरी हंसी, मेरा मजाक, फिर भी कभी कभी जाने दो। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। जीवन भर जो नहीं किया वह आज करूंगा। धन विष, संसार विष, कब अपने चरणों में आश्रय दोगे हे मधुसूदन। छलकती निगाहों से ज्ञानदा ताकती रही। गोलक कहने लगे, एक मुसीबत थोड़ी ही है, अब रोज रिश्ते आते रहते हैं। वह सब कुछ जानते हैं, छिपा भी नहीं सकता। उनसे कहता हूँ मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, कुलीन का सम्मान कुलीन को ही रखना पड़ता है। यह भी जानता हूँ और यह भी सच है कि दुख के कारण समय से पहले बाल सफेद हो गए, फिर भी तो है तो सफेद ना। अब क्या विवाह करना, फिर मैं नया बंधन बांधना कोई शोभा नहीं देता। तुम ही बताओ छोटी बहू। ज्ञानदा रूखी हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा है तो अब विवाह कर ले। पागल है क्या, फिर से विवाह? लक्ष्मी की तरह तुम जिसके घर में हो, जो भी कहो, अनाथ भांजे को यूं छोड़कर तुम नहीं जा सकती। जो मरते समय तुम्हें दे गई थी उसका मान तो तुम्हें रखना ही होगा। मेरा और कौन है? नौकर ने झांकते हुए बताया, चोंगदार जी आए हैं। गोलक चेहरा बिगाड़कर बोले, ओह काम ही काम, धन ही धन, मेरे लिए तो सब जहर बन गया है। कैसे समझाऊं, किसे समझाऊं और कौन समझेगा? हे मधुसूदन, कब छुट्टी दोगे? जा अब खड़ा क्यों है, भेज दे। नौकर के जाने के बाद ज्ञानदा ने भी दरवाजे के बाहर जाकर दबी आवाज में पूछा, तो क्या अब आप सचमुच कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, प्रभु गोकुल के तिरोभाव का दिन पर्व का है। छोटी बहू, हमारे जैसे पुराने लोग आज भी यह सब मानते हैं, इसलिए अब तक चांद और सूरज उगते हैं, नदी में ज्वार भाटा आता है। मधुसूदन, सब तुम्हारी मर्जी है। ज्ञानदा बोली, ठीक है, मगर थोड़ा सा दूध और गंगा जल लेने में कोई बुराई नहीं है। आप जल्दी आ जाइए, मैं तैयार करती हूँ। यह कहकर उसने भीतर के द्वार बंद कर दिए। सामने वाले दरवाजे से नौकर के साथ एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। गोलक ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ चोंगदार आओ, मैं तो परेशान हो रहा था, क्या खबर भी नहीं भिजवा सकते? भूलो, जा हुक्के में पानी भरकर तंबाकू ले आ तो जरा। विष्णु चोंगदार ने गोलक के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और पास ही बैठकर एक गहरी सांस छोड़ी। फिर बोले, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है बड़े मालिक, खैर छोड़िए, 500 और 300, 800 जहाज में चढ़ाकर आ रहा हूँ। ओह, इतना हंगामा। दक्षिण अफ्रीका में भेड़ और बकरियां भेजने के चोरी के व्यवसाय में विष्णु चोंगदार उनका सहभागी था। 3 महीने में 3000 पशु भेजने की शर्त पर काम शुरू हुआ था। इसलिए यह खबर सुनकर गोलक खुश नहीं हुए। दुखी होते हुए बोले, सिर्फ 800? कॉन्ट्रैक्ट तो 3000 का था, अभी तो बहुत बाकी है। चोंगदार शुभ होकर बोला, और भेड़ बकरी मिल कहाँ रही हैं? बड़े मालिक, सब चालान 800 इकट्ठी करने में ही जीप बाहर आ गई। फिर भी हरिन ने रामपुर से पत्र लिखा है कि 8-10 दिनों में ही 500-700 भेड़ बकरी वह रेल द्वारा भेज रहा है। बस रेल से उतारकर जहाज में चढ़ाना है और फिर हमारे पास 3 महीने का समय है। भगवान की मर्जी होगी तो हो ही जाएगा। गोलक आश्वस्त होकर बोले, तुम्हीं पर भरोसा है, मुझे तो तुम गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी कह सकते हो। तुम्हारी बहू की मौत के बाद रुपए पैसे धन दौलत सब जहर बन गई है, बस उसके बेटे के लिए। फिर भी रुपए कम तो नहीं पड़ेंगे। चोंगदार गर्दन हिलाते हुए बोले, नहीं नहीं, रुपयों की कमी तो इस बार मोहम्मद साहब को होगी। 700 कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ज्यादा का मिल जाता, मगर रुपयों की कमी के कारण हिम्मत नहीं हुई। गोलक ने आंख से इशारा करके प्रश्न किया, बड़ा था? चोंगदार बोला, नहीं तो मैं छोड़ता। हे दुर्गा, राम राम, सुबह सुबह ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए चोंगदार। जात का मल्लेच, धर्म का कोई ज्ञान नहीं, फिर भी 10,000 रुपये तो कमा ही लेगा। क्यों? चोंगदार बोला, ज्यादा, अगर यह लड़ाई ज्यादा लंबी चली तो वह तो लाल हो जाएगा, यही होगा ना? चोंगदार बोला, अवश्य, रुपयों का खेल है, एक साथ बहुत रुपयों का बंदोबस्त हो जाए बस। कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कर्ज लेगा, कठिनाई क्यों होगी? चोंगदार सिर हिलाते हुए बोले, बात तो ठीक है, मगर मिलने पर ही मुझे कह रहा था। गोलक उत्सुक होकर बोले, क्या कह रहा था? कितना ब्याज देना चाहता है? 4 पैसे तो देगा ही शायद। इस शायद को गोलक ने समाप्त नहीं करने दिया। गुस्से से बोले, 4 पैसे? रुपयों से नोट कमाएगा और ब्याज देते समय 4 पैसे? 10 आने या 6 आने शायद। तुम उसे मुझसे मिलने को कहो। क्या आप साहब को रुपए देंगे? यह बात फैल गई तो? एक पल में ही गोलक ने खुद को संभाला और रुकी हंसी हंसकर बोले, राधा माधव, तुम ही पागल हो चोंगदार। अगर मेरे बस में हो तो कोई देता उसे भी मना कर दूं। और रही बात फैल जाने की, तो इस बात का या तो तुम्हें पता ही है मुझे, मगर मैं फिर भी कह देता हूँ, रुपए उधार तो वो लेगा ही, लेकिन अपने पिता का श्राद्ध करेगा या मुजरा देखेगा या गाय विदेश भेजेगा, इससे महाजन को क्या मतलब? यह कहकर उसकी हाँ सुनने के लिए एक पल उसकी ओर देखकर कहा, ऐसा है चोंगदार, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि इतनी खोज खबर लेना शुरू कर देगा ना
तो महाजन से काम नहीं चलेगा। मगर मुझे तो तुम जानते हो, ब्राह्मण का बेटा हूँ, धर्म पंथ पर रहकर भीख मांग सकता हूँ, मगर अधर्म का पैसा नहीं छू सकता। उन्हीं के प्रति अपना ध्यान लगाए रखा है, इसलिए आज 5 गांवों का पंच हूँ। आज एक आवाज निकाल दूं तो ब्राह्मण को शूद्र और शूद्र को ब्राह्मण बना सकता हूँ। हे मधुसूदन, तेरा ही आसरा है। जब मैं बीमार पड़ा था तो डॉक्टर जयगोपाल ने कहा था कि सोडा आपको पानी पीना ही पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर, जन्म हुआ है तो मरना भी है, मगर गोलक चटर्जी को दोबारा सोडा पीने को मत कहना। केनाराम का पुत्र हर राम चटर्जी का पौत्र, जिनकी पद धूलि पाने की आशा में स्वयं भाड़ाहाटी के राजा को भी पालकी भेजनी पड़ती थी। चोंगदार ने दोबारा पैर छूकर प्रणाम किया और खड़ा हो गया और बोला, यह बात कौन अस्वीकार कर सकता है? इस बात को धरती के सभी लोग जानते हैं। गोलक ने प्रत्युत्तर में एक गहरी सांस ली और बोले, हे मधुसूदन, तेरा ही आसरा है। और हाँ, हरेन जब भेज दे तो रेल की रसीद दिखा जाना, चोंगदार से उन्होंने कहा। चोंगदार ने गर्दन हिलाकर कहा, जी अच्छा। गोलक, तो फिर 800 और 500 हो गए, बाकी 1700 रह गए। 3 महीने का समय है, हो जाएगा ना? तुम क्या कहते हो? हाँ हाँ, हो ही जाएगा। गोलक, इसलिए तो मैंने उसी समय कहा था कि पूरा 5000 का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, तब तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हुई। चोंगदार बोला, जी मगर उतनी भेड़ बकरी अगर ना मिली तो? हाँ हाँ, यह बात तो ठीक है तुम्हारी। धर्म पंथ पर एक की जगह आधा और आधे की जगह पौना होना ही बहुत है, मगर अधर्म के पथ पर मोह की कमी नहीं होती, समझे चोंगदार? हे मधुसूदन, तेरा ही आसरा है। चोंगदार और कुछ कहे बगैर चला गया। उसके जाने के बाद भगवत्ता को प्राप्त गृहस्थ सन्यासी चटर्जी गरम हुक्का उठाकर चिंतित हो उसे पीने लगे। धन संपत्ति शायद विष जैसी लग रही थी, मगर उसी समय भीतर के दरवाजे के पीछे से दासी ने कहा, आपको मौसी बुला रही है। गोलक ने चौंकते हुए पूछा, क्यों बुला रही है सधु? मौसी आपके लिए दूध लिए बैठी है। गोलक हुक्का रखते हुए मुस्कुराकर बोले, तेरी मौसी से पार पाना बहुत कठिन है सधु। आज उपवास करूंगा सोचा था, मगर नहीं। ये कहते हुए वो उठ खड़े हुए और जाते जाते गहरी सांस लेते हुए बोले, संसार में रहकर परलोक के लिए कुछ करने में कितने विघ्न है हे मधुसूदन, हे हरि।